देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों को मुलाजमत के मौक़े फरहम कर पाएंगे? आज का बड़ा अहम सवाल है ये, चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नौजवानों को मुलाजमत के मौक़े फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन दूसरी ही तरफ मुल्क में जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो अमली तौर पर फैसले हो रहे हैं, उससे कुछ और ही सूरत हाल नज़र आती है। नेपरा ने अवाम पर बिजली मजीद महंगी करके एक बोझ और डाल दिया। 83 पैसे का तकरीबन जो है वो इजाफा किया गया फ़ी यूनिट नेपरा ने, और ये बिजली की कीमत में उन्होंने कहा है कि जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया गया है। बहरहाल अलामिया में बिजली तकसीम कार कंपनियों को अक्टूबर के बिलों में सार्फिन से बढ़ाई गई रकम वसूल करने का भी कहा गया है। सारी चीज़ें कही हैं इस तरह की। और दूसरा जो बड़ी ही अलार्मिंग बात आज हुई है वो ये कि पाकिस्तान की शरह नमू 0.5% से भी कम रहने की तवक्को है। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं कह रहा, ये ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये कह रही है आलमी बैंक की रिपोर्ट। यानी कि वर्ल्ड बैंक बता रहा है आपके जो रिपोर्ट्स हैं, आपके जो फिगर्स हैं, वो 0.5% से भी कम रहेंगे। यानी ये वो ग्रोथ रेट है जो हमने देखा था कि 2 साल कबल जब हुकूमत थी नून लीग की, तो वो 5.6 5.8 तक पहुंच गया था। लेकिन अब वो शरह नमू जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि 0.56 पर पहुंच गई है। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। ऑलरेडी वी हैव an inflation, we have the price hikes, we have already suffering from all these things, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आसान लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। जब वो जाता है एक आटा लेने, चीनी लेने दुकान पे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेने के लिए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किस तरह से मैनेज करेगा, अपना बजट किस तरह बनाएगा घर का, क्योंकि लोग को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जी IPPs का क्या है, इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जी आप बड़े पैमाने पे क्या काम कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स ले रहे हैं। अगर आप एफर्ट्स ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आवाम ये सवाल करते हैं, अल्टीमेटली लोग ये सवाल करते हैं कि उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। रिज़ल्ट इज़ लाइक के जिसे कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो बहरहाल एक तरफ तो ये सारे रिपोर्ट जिसमें बड़े ही हमारी जो मईशत है उसकी तरक्की की शरह को ख़तरात हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आज अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक मरतबा फिर जी एहतसाब की मुहिम और जमहूरी लीडरों की परेशानी नज़र आ रही है। फिर से जो है वो नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब भी किया, और जो सारी बात हुई साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने अपनी जो उनकी CC कमेटी उससे बात भी की है, और फिर एक मरतबा सारी चीज़ें सामने आई हैं। दैट इज़ एन पॉलिटिकल स्टफ, मैं उस पर नहीं जाती। लेकिन दूसरी तरफ बंडल आइलैंड मंसूबे से के ऊपर आज इमरान इस्माइल और अली ज़री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो बंडल आइलैंड के हवाले से हमें फिर से सूबे में और वफाक के दरमियान देयर इज़ अ रिफ्ट, और वो अभी तक कम नहीं हो पाई है। इमरान इस्माइल कहते हैं कि जो बंडल आइलैंड मंसूबे से जो 1.5 लाख नौकरियों का इजाफा होगा, मंसूबा इस्लामाबाद नहीं लाया गया, बंडल आइलैंड सिंध का ही हिस्सा रहेगा। लोग बंडल आइलैंड में सरमाया के लिए राब्ते कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को उसकी आमदनी जाएगी जो उससे होगी। पर क्या वाकई बंडल आइलैंड पर नया शहर बनाने के लिए सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा? सवाल ये है, क्योंकि सिंध हुकूमत दूसरी तरफ जो है वो इस हवाले से मुतमईन नज़र नहीं आती। और एडवोकेट शहाब बोस्तो साहब कहते हैं कि जारी करदा जो ऑर्डिनेंस है इनके आर्टिकल 197 और 172 की खिलाफ वर्जी है। तो ये भी एक तरफ सारी चीज़ें हमारे सामने है, क्योंकि आर्टिकल्स को देखना, आईनी और कानूनी पेचीदगियाँ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है इस सारे मामले का। बहरहाल इस सब पे मैं बात करूँगी। साथ ही साथ जी क्या ये एक सवाल है कि वज़ीर आज़म कराची के जज़ायर पर 2 नए शहर आबाद कर पाएंगे, और वफाक ने 2 जज़ीरों पर जो सिंध हुकूमत के दावे हैं उसको जो मुस्तरद किया है उसकी क्या वजह है। बहरहाल इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे।
मेरे पास मौजूद पैनल मौजूद है, मैं उनकी तरफ चलती हूँ एंड देन आई विल गो फॉर मोर टॉपिक्स जो हमारे आज का सारा मामला है। सबसे पहले बैठे हैं जी महमूद मौलवी साहब हैं, आपका तारुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं लियाकत अस्कानी साहब हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया लियाकत फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे अली परवेज़ साहब, MNA है मुस्लिम लीग नून के, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जी। सबसे पहले मैं महमूद साहब आपकी तरफ आऊँगी। महमूद साहब, क्या आज भी बात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास हुआ है, और मुलाजमत की जो बात हो रही है, मुलाजमत इस वक्त हम देख रहे हैं कि फराहम करना क्या, लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धोते हुए हमें नज़र आए इन 2 सालों में। जो गैलप का भी सर्वे आया है और जो दीगर सर्वे हम देख रहे हैं उसके मुताबिक, और जो अब आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, 0.5% से भी नीचे शरह नमून रहने की तवक्को है। आप खुद भी एक ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होते हुए भी किस तरह इसको डिफेंड करेंगे? और क्योंकि जो पहले ग्रोथ रेट था और जो अब ग्रोथ रेट है और जो मईशत का हाल है वो आपने खुद भी देखा बहुत बेहतर तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आप बात कर रही हैं ग्रोथ रेट का, देखिए या तो हम जो भी बाहर की एजेंसीज़ कहते हैं उसको मानना शुरू कर दें। देखिए, बाहर की एजेंसीज़ कह रही हैं कि 0.5 जो आप कह रहे हैं, देखिए बाहर की एजेंसीज़ तो ये भी कहती थी कि कोविड में इतने लाख आदमी इधर पाकिस्तान में उनके साथ जो है अल्लाह ना करे मतलब वो इंतकाल करेंगे जैसे अमेरिका में हुआ। देखिए, बाहर की एजेंसीज तो बहुत कुछ कहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी ग्रोथ रेट हमारा बहुत आगे जाएगा, मगर आप ये भी तो देखें ना, आप बाहर की एजेंसीज से ये पूछें कि कितने मुल्कों का ग्रोथ रेट नेगेटिव गया है, आप ये उसको देखें ना कोविड की वजह से। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि देखें कि एम्प्लॉयमेंट, देखें जो हम बात कर रहे हैं नौकरियों का, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, एक तो हम कॉन्सेप्ट ये अपना मेरा ख्याल से क्लियर कर लें कि नौकरियों का मतलब ये नहीं होता कि हुकूमती नौकरी। देखिए, उसकी वजह ये कि हुकूमत अगर उसी हिसाब से हुकूमत की नौकरियाँ मिलती रहे ना तो फिर इदारे तरक्की नहीं कर सकते। आप ये देखें ना, जहाँ 3000 आदमी की ज़रूरत है, अगर हुकूमत में हम भर्ती कर लें 8000 या 10,000 आदमी, तो वो इदारे कैसे चलेंगे? उसी वजह से बहुत से इदारे, हुकूमती इदारों को नुकसान पहुंचा। नौकरियां वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगे, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें तरक्की करें और कारोबार, छोटे छोटे कारोबार करें। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि अब जो प्रोग्राम दिया हुआ है, जो आप नौजवान स्कीम की आप बात करें, ठीक है ना, जो PTI ने दिया, आप उसको देखें, उसके अंदर 2 करोड़ तक एक नौजवान को जो है फाइनेंस मिलेगा। किस रेट के ऊपर? हो ये रहा है कि उसके अंदर लोग जा नहीं रहे। अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी अगर एक टैक्सी या एक बस, देखिए बस तक 2 करोड़ रुपए तक है, एक बस ले लें, अगर हम इतने सारे लोग नौजवान आके बसें को लेके चलाएं तो आज कराची में आधा ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ट्रक्स की आज भी इतनी शॉर्टेज है, लोग कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट में इशूज़ है, ट्रक की कितनी शॉर्टेज है। आज जो ट्रक्स हैं, जो किराया है, और जो देखें 2 साल के अंदर पे बैक है ट्रक्स का। अगर आप 2 करोड़ का ट्रक लेते हैं, 2 साल से 3 साल में उसकी कीमत वापस आ जाती है। तो चीज़ों को हमको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जहाँ छोटे छोटे सरमाए से लोगों का जो मतलब मैं कहूँगा कि सरमायाकारी करें और उसके अंदर कारोबार में आए। ये हम क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हर आदमी हम चाहता है कि नौकरी मिल जाए? मैं कहूँगा हम जिसको बोलते हैं ना एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। एग्रीकल्चर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम बदकिस्मती से हम सब शहर की तरफ आके छोटी छोटी नौकरियां करने को तैयार है। अपने ज़मीनों के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। आज हमें गंदम मंगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, इस मुल्क को हम कुछ साल मगर एक्सपोर्ट करना चाहिए हमको। देखिए, बदकिस्मती से हाँ फसल ख़राब हो गई, अभी बारिशें हो गई, उसमें किसी का कोई काम नहीं है। देखिए ना, हमारी कपास की फसल भी ख़राब हुई। ये चीज़ें हो रही हैं और ये दुनियावी चीज़ें जो है, देखिए ना, जो इंसान के बस में वो तो हम कर सकते हैं, मगर जो कुदरती आफात है उसके साथ तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। क्या हमारी इस वक्त हुकूमत इतनी
इतनी खुद कफील है या इतनी उसके पास रिसोर्सेज हैं कि वो लोगों को छोटे छोटे आपने कहा जैसे सरमायाकारी के लिए जो है वो ईज़ जिसे कहते हैं ना एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो सेटअप और मामला है उसको लगा के दे सके या कर सके। आपने कहा कि अगर जॉब्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हम तो ये देखते हैं कि लोन के हवाले से या जब बात होती है या इंटरेस्ट की बात होती है या सरमायाकारी की बात होती है तो लोग कहाँ से लाएं उसको? देखिए मैं बताऊँ, देखिए आज आप देखें इंटरेस्ट रेट 7% पे आ गया है, ठीक है ना। और ये मेरा कहना है कि हम सारी पार्टीज मिलके इकनॉमी के ऊपर जो है ना, मेरा सिर्फ ये गुजारिश बल्कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इकनॉमी के ऊपर हम जो है ना आपस में इत्तेफाक कर लें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों के रोज़गार का मसला है। हम क्या कर रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद ना करें। देखें कुछ आज आप स्टेट बैंक में चले जाएं, ठीक है ना, आप बैंकों में चले जाएं, स्टेट बैंक 3% के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से कर्जे 3% में मिल रहे हैं जो कि आम आदमी को पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के तवस्सुल से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि अगर हम सारी पार्टीज मिल के इसको करें तो मेरे ख्याल से तरक्की करने में हमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगी लियाकत अस्कानी साहब, आप बताएं कि क्या वाकई ऐसी सिचुएशन नज़र आती है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी आज वज़ीर आज़म साहब और जिस तरह की बात हो रही है सारी कि जी नौजवानों को मुलाज़मत के मौके फराहम करने की बात हो रही है। जब शुरू में भी आए थे तो 1.5 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। क्या आपको लगता है कि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकेगी और ये जॉब्स क्रिएट हो सकेंगी? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन तो कुछ और ही बता रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से हुकूमत आई है ये वादे इन्होंने खुद किए थे, 1 करोड़ नौकरी के, 50 लाख घर के, तो आप देख सकते हो कि अब तक एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पास फिगर हैं 30-40 लाख लोग बेरोज़गार हो गए जब से हुकूमत आई है। आपकी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल तबाह हो गई, आपके दुकानदार ताजर सारे परेशान हैं, सब सड़कों पर हैं। आप देख सकते हो कि अभी सरकारी मुलाजमीन भी इस्लामाबाद में धरना लगा कर बैठ गए। तो इस हुकूमत से इसके अपने जो मुलाजमीन हैं वो बेजार हैं और आम पब्लिक का तो जीना आराम कर दिया है। आप देख सकते हो कि पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, आटा महंगा, घी, चीनी, दाल, जो चीज़ आवाम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आवाम के दस्तरस से बाहर चली गई और आवाम बिल्कुल मजबूर हो गई है, बेरोज़गारी की इंतहा हो गई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में इन्होंने ये जो अपना पहले बताया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, शायद ये 5 साल तक 1 करोड़ लोग बेरोज़गार कर दें इस मुल्क से। 50 लाख घर तो इन्होंने अब तक कितने लोगों को बेघर कर दिया। और ये जो शरह नमू आलमी जो इदारा है उसने अभी जारी किया है तो इस पर भी इनकारी कर रहे हैं। और ये हम अपोजिशन तो नहीं कह रही, हम तो नहीं कह रहे हैं। पहले आप कहते थे कि एमिनेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये आ गई, हुकूमत चोर है। आप पहले हर चीज़ पे आप पहले हम पर इल्ज़ाम लगाते थे, जब अभी ये चीज़ें आप पर आ रही हैं आप कहते हो नहीं वो जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो गलत बात कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी आप कोरोना वायरस के पीछे छुप नहीं सकते। आपने आवाम से वादा किया है, आपको आवाम के वादे जो वादे किए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आपने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए, उसके बाद आपने कहा कि कब्र में सुकून मिलता है। अभी कब्र में भी सुकून नहीं मिल रहा। अभी कब्र का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके भी फ़ीस 300 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया। महंगाई अरूज पर कर दिया इन्होंने। मतलब ये कि इनको आवाम के लिए कुछ करना है और इस हुकूमत के पीछे आवाम खुद निकलेगी। अपोजिशन कुछ करे ना करें, इस मुल्क की आवाम खुद निकलेगी। आप देख लोगे कि सारे बेजार हो गए, हर जगह पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखोगे कि आवाम अगर ये सियासी जमातें हमारी अपोजिशन की इन्होंने अगर नहीं किया तो आवाम खुद निकलेगी और एक और पार्टी बनकर आएगी अगर हम लोग इनके खिलाफ नहीं निकले। तो बहरहाल ये बिल्कुल नाकाम हो चुके। अमन व अमान की सूरत में, गुड गवर्नेंस में, सब चीज़ें आप देख सकते हो कि एहतसाब में भी किस तरह का इनका रवैया है और किस तरह अपने लोगों को बचाकर दूसरे लोगों को नेब के हाथों जो भी कोई बात करता है तो दूसरे दिन उसको नेब का नोटिस आ जाता है। तो हर चीज़ में नाकाम हो चुके हैं। बहरहाल इनको भी बस करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जो भी बात करता है हुकूमत के ख़िलाफ़ उनके खिलाफ नोटिस आ जाता है। अगर मरियम नवाज़ साहब कुछ कहते हैं तो उसको गद्दारी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हो तो भी बिल्कुल अभी FIA के डायरेक्टर ने आपको कहा है। मैं तो न्यूज़ में देख रहा था
कि उनको कहा कि गद्दारी का मुकदमा। अभी गद्दार, अभी एक मुल्क का वजीर आजम, मुझे आप बताएं, 2 मरतबा वजीर आजम रहा है, आप उसको कहते हो गद्दार हो गया? करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया है। आप पूरे पाकिस्तान की लोगों की तौहीन कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों अफराद ने उनको वोट दिया, उनको मुंतखब किया। मुझे पता ही नहीं पड़ता, एक दिन आप वजीर आजम करते हो, दूसरे दिन उसको गद्दार करते हो। बहरहाल हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी ये बांटने लग गए। बहरहाल इनको अपना काम करना चाहिए, ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। आवाम की जान छोड़ दें, ये खुद इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। आवाम की जान छोड़ दें, इस्तीफा दे के घर चले जाएं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। साथ ही हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि क्या वाकई नौजवानों को मुलाजमत के मौके फराहम होंगे इस हुकूमत में, जबकि दूसरी तरफ आलमी बैंक की जानिब से एशिया ममालिक की शरह नमू से मुतालिक जो रिपोर्ट जारी है उसमें पाकिस्तान की शरह नमू 0.5% से भी कम रहने की मुतवक्के है। अच्छा, मैं नून लीग का भी मौक़िफ़ ले लूँ क्योंकि मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का मौक़िफ़ ले चुकी थी। PTI और पीपल्स पार्टी से सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, हमें सीनियर रहनुमा है नून लीग से। सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्दीकुल फारूक साहब बताइएगा, एक तरफ तो आज वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो इजलास हुआ है उसमें कहा है उन्होंने कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बनाए कि नौजवानों को मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक तरफ आलमी बैंक जो बता रहा है उससे जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, वो ग्राउंड रियलिटी कुछ और नजर आ रही है। 0.5% से भी कम शरह नमू बताने की तवक्को है। लेकिन महमूद मौलवी साहब जो PTI से बैठे उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज आपकी रिपोर्ट कर रही हैं या जो सर्वे बता रहे हैं वैसा हो। कोरोना में तो कहा गया था कि जितने लोग मरेंगे खुदा ना खास्ता है, जितने लोग इफ़ेक्ट होंगे पाकिस्तान में, उससे हमने देखा कि बहुत कम लोग इफ़ेक्ट हुए अल्लाह के फजल करम से, और इतना लॉस नहीं हुआ हमारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि कोरोना से जानी नुकसान एक अलग चीज़ है जी। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से हमारी कौम में तो इम्यूनिटी ज़्यादा सामने आई है और उससे नुकसान कम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, अगर तो ये लोग कुछ इस साल में तो 50 लाख का इन्होंने कहा था को 25 लाख की मकान बना लें। 2 शहरों के तो इमरान खान ने संगे बुनियाद भी रख दिए। अब वो अगर आधी रात में तामीरात शुरू हो जाएं और इसी तरह से कारखाने लग जाएं और ज़राअत जो तबाह कर दी गई है उसको भी ये कोई छू मंतर ऐसा पड़े कि ज़राअत भी बिल्कुल रातों रात ठीक हो जाए तो फिर से सारा पाकिस्तान पर सर रोजगार होगा। लेकिन ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, ऐसा होता नहीं है। अच्छा जी। तो इसलिए मैं नहीं समझता, असल में ये नारे बहुत बड़े इमरान खान साहब लगा के आए ना जी, बहुत 15 मैं 100 दिन में तब्दीली कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा। अब आपसे ये चाहते हैं दोहराना भी हमें हमाकत लग रही। क्या बातें की हैं उन्होंने? 7 साल 7.5 साल उन्हें हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ क्या किया है जी। अभी जस्टिस गए हैं, उन्होंने वहाँ के माहौल की बात की है, कहाँ उन्होंने कहा बिलियन फ्री इकोनॉमी कहाँ है, वो मेट्रो फिर बंद होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों से तवक्को करना, यानी दुल्हन से ये तवक्को करना कि वो जनाब उसके डाकू मार देगी, ये PTI की दुल्हन जो है ये डाकू नहीं मार सकती। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊँगी महमूद मौलवी साहब। एक तरफ तो अच्छा चले ये सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं कि हो रही हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो अथॉरिटीज़ हमने जहाँ जहाँ बात की कि हम आटे की बात करें, चीनी की बात करें और दीगर मसलों की बात करें, कहीं पे भी वहाँ हुकूमत की हमें रिफ्ट जो है वो बड़ी कमज़ोर नज़र आई या नज़र ही नहीं आई। अभी भी हम देख रहे हैं नेपरा ने आज जैसे कि बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया है, 83 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया है, जबकि ये वही नेपरा जिसको बार बार कहा जा रहा था कि जब के इलेक्ट्रिक को जो है वो थोड़ा सा उनकी लगामें डालें, उनको थोड़ा सा खींचे। अब ये बिजली की भी जो कीमत में इजाफा हो गया है, अब आप बताएं कि इससे क्या होगा, क्योंकि आम आदमी के ऊपर तो बोझ तो पड़ता जा रहा है ना। हमने देखा कल 1500 रुपए का 10 किलो का आटा हो गया, उसका थैला हो गया, फिर उसके बाद चीनी 115 रुपए किलो पे चली गई। चीज़ें तो रुक नहीं रही ना, चीज़ें तो होती जा रही हैं, आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास है, लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही, उसमें इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर श्रिंक कर रहा है।
और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे 2 दिन से इस्लामाबाद में कि जी हमें भी इंक्रीमेंट लगाएं, हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाए, 1 से लेके 15 तक के जो भी आपके 14 तक जो आपके ग्रेड के जो अफसरान हैं। तो ये सिचुएशन में कैसे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए पहली बात जो आप कह रही थी, देखिए आटा चीनी, देखिए आटा और चीनी का मैं यहाँ पे आपसे इत्तेफाक करूँगा कि गवर्नमेंट की रेट ज़रा मजबूत होनी चाहिए। जब मैं आपको बताऊँ, देखें जैसे कराची और सिंध में जो आटा महंगा हुआ है वो सिंध गवर्नमेंट की रेट मैं कहूँगा इधर प्रॉब्लम है। पंजाब में जो महंगा हुआ है वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखें जी यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, देखें गवर्नमेंट ने जो अभी इम्पोर्टेड गंदम जो आ रही है ये 42 रुपये 43 रुपये में ये गंदम आई है, उसके बावजूद आज आटा 65-70 रुपये है। तो मेरा कहना ये है कि देखें अभी मेरे भाई से वैसे बात हो रही थी, जनरल बात हो रही थी कि अभी अगर सिंध गवर्नमेंट अभी गंदम जो है रिलीज़ करेगी और 40 रुपये में करेगी, तो मैंने ऐसी हम जनरल बात करें तो मैंने कहा क्या होना चाहिए, मैंने कहा 45 रुपये या 50 रुपये, मैंने कहा नहीं 45-50। देखिए यहाँ गवर्नमेंट की रेट आनी चाहिए चाहे कोई भी प्रोविंस हो। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एज ए न्यूट्रल पर्सन के, देखें चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट की रेट होनी चाहिए कुछ चीज़ों के ऊपर के। देखें महंगाई को, जैसे आटा चीनी गोश्त दूध, देखें ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। आप मुझे बताएं ना, अगर सिंध में दूध की कीमत 85 रुपये रखी है और दुकान पे 115 बिक रहा है, तो ये तो यहाँ की गवर्नमेंट की रेट है ना, प्रॉब्लम है। अगर हमको आटा गवर्नमेंट का प्राइस फर्ज करें 50 रुपये है तो 65 रुपये पे क्यों बिक रहा है? उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखें ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें जो है इसको मिल के मैं कहूँगा कि मैं हर सूबे को ये देखना चाहिए। हम इसके ऊपर सियासत ना करें क्योंकि इसमें लोग परेशान है। इसमें मैं ये कहूँगा जी पीपल्स पार्टी का PTI या PMLN, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम पे देखें गंदम इंपोर्ट हो गई है। अगर गंदम कम हुआ है, ठीक है ना, शॉर्टेज आई है, गंदम इंपोर्ट हो रहा है, गंदम इंपोर्ट होके गंदम रिलीज़ हो रहा है। आप मुझे बताएं ना, अगर गंदम इंपोर्ट हो रहा है 40 रुपये पे तो वो वहाँ पे 42 में बिक रहा है, तो 65 रुपये 70 रुपये तो नहीं होना चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं कि नेपरा के अगर एग्रीमेंट में फ्यूल एडजस्टमेंट क्लॉज आपने डाला हुआ है, देखें जब वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट क्लॉज है उससे तो हम नहीं कह सकते कि नहीं जी जो अग्री किया हुआ है हमारे पिछली हुकूमतों ने, देखें इसमें कोई चीज़ नहीं है। उसको हुकूमत, कोई भी हुकूमत, आज हमारी हुकूमत है कल किसी और की हुकूमत होगी, जो चीज़ हुकूमतें अग्री करती है उससे हम बैकआउट नहीं हो सकते। जो है फ्यूल एडजस्टमेंट क्लॉज उसमें है, आप खोल के उसमें पढ़ लें। जब फ्यूल एडजस्टमेंट क्लॉज है तो अगर वो तेल महंगा होगा तो उसके हिसाब से तो महंगा हुआ है, कितनी कोशिश करके रोक सकते हैं ना। ठीक है, सही है। मैं आपकी तरफ आऊँगी लियाकत अस्कानी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि जो बात कह रहे हैं महमूद मौलवी साहब, इट्स फेयर इनफ के जो फ्यूल एडजस्टमेंट की उन्होंने बात की है और ख़ास तौर पे जिस तरह के उन्होंने रेट की बात की है कि सिंध हुकूमत की तो सिंध गवर्नमेंट में 18वीं तरमीम के बाद रेट है ना, यहाँ तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पे भी नहीं कुछ हो रहा। देखिए जो बात कर रहे हैं बिजली के नरख ही नेपरा के हवाले से, आपको याद होगा जब 8 रुपये फ़ी यूनिट था तो एक शख्स कंटेनर पे खड़े होकर बिल जला रहा था कि आवाम सिविल नाफरमानी करते हैं, बिल ना भरें, गैस के बिल ना भरें, ये नहीं करें वो नहीं करें, हुकूमत चोर है। तो 8 रुपये में ये बिजली का बिल जला रहे थे, अब 19 रुपये यूनिट हो गया। तो इस पर अब अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पर, अभी उसमें वही लोग कह रहे हैं कि खान साहब आप अगर एतराज़ ना करें तो खंबे उखाड़ दें। 19 रुपये जब यूनिट चला गया आपका, 8 रुपये में आपने बिल जला दिए थे। तो मतलब ये कि ये खुद जो पिछली मरतबा जब अपोजिशन में होते हैं तो इनका रवैया, इनकी बातें कुछ और होती हैं, और जब गवर्नमेंट में आते हैं वो यही कहते हैं कि भाई अपना फ्यूल महंगा हो गया। तो फ्यूल कंट्रोल किसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? फ्यूल जब सस्ता हुआ तो फ्यूल नायाब हो गया। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के पेट्रोल डीज़ल दस्तियाब ही नहीं था, वो लोगों ने स्टॉक किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? किसी ने कोई कार्रवाई की? आपने देखा कोई कमीशन बनी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। और ये बात कर रहे हैं कि जो सिंध में गंदम की प्राइस जो कंट्रोल लिस्ट के हवाले से, आप देखें जब ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा होता है तो लाजमी बात है उसकी सारे असर मुख्तलिफ चीज़ों पर होता है। गंदम भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आता है। मैं अपनी बात करूं कि अगर हम लोग किधर जाते थे किसी पार्टी प्रोग्राम में, कोई अगर गाड़ी करते थे
सुजुकी अगर हम करते थे कोई एक, तो वो 2000 में हम 2 साल पहले करते थे। अब वो सुजुकी 4500 रुपये में जाती है प्रेस क्लब तक। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन तेल के प्राइजेस सब सारा दारोमदार तेल पर है। जब तेल की प्राइसेस महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए जो चीज़ें आएंगी। प्राइस यानी कि पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ाए नहीं हुकूमत ने इतने, अब तो उन्होंने मैनेज करके रखे हैं बार बार, हालांकि सिफारिशात भी जारी नहीं हुई। लेकिन आप नहीं समझते कि आटे के मामले में भी ठीक ठाक सिंध तो अपने पास एक स्टॉक रखता है, सारी चीज़ें होती हैं, बार बार जो ये बात होती है। और फिर हम जिस सूबे से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी एग्रीकल्चर निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर यहाँ तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इतनी महंगाई और किल्लत नहीं होनी चाहिए, शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट नहीं, शॉर्टेज तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें दस्तियाब हैं सिंध में। आप देखें हैदराबाद में 1300 रुपये 1400 रुपये कल मिल रहा था 10 किलो आटे का थैला। कहीं एक दो जगहों पर ऐसा हुआ होगा, लेकिन गवर्नमेंट इसमें स्टैंड ले रही है। जो भी चीज़ें हमें मालूम होती हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं। बहुत से 2 साल हो गए हैं आपकी भी क्या कहते हैं हुकूमत को आए हुए, सिंध हुकूमत को यहाँ पे भी, और हम ये देखते हैं कि वज़ीर खुराक साहब जो हैं अब वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे होते कहीं पे भी। इस्माइल हाउस आपको तो हम तो देखते हैं ज़राअत के वज़ीर हैं, लेकिन जो आपके फूड के मिनिस्टर हैं किशन साहब, वो तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होते। और जब इतना बीच में भी वावेला हुआ, गंदम के ऊपर सारा गुजर गया, अभी भी ये जो आटे की कीमतों की बात हो रही है वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। नहीं, बिल्कुल वो हर जगह पर जाते हैं, लेकिन वो मीडिया में बहुत कम आते हैं। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अपना वो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर विजिट करते हैं, वो फुल कोशिश करते हैं। आप लोगों ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? अगर आप कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है रॉन्ग डूइंग्स पर, तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था आपके सामने। जो तो गंदम की किल्लत थी, गंदम की किल्लत थी, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी, उस पर काम हुआ, उस पर लोग आपके सामने आ गए जिन लोगों ने किया था। वो कमीशन बनी, सब कुछ हमने किया, वो लिख हमने अपना नैब को भी लिखा उसमें। तो सिंध हुकूमत ने किया, ये वफाक ने तो नहीं किया। सिंध हुकूमत ने किया। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं नापरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में बढ़ा दिया। कल हम देख रहे थे कि वो जवाब दे रहे थे उधर से शहबाज गिल साहब, जब मरियम औरंगजेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें उन्होंने ये बात भी की कि बिजली नहीं है या बिजली महंगी हो रही है। तो उस पर शहबाज साहब कहते हैं कि जी ये जो IPPP से जो करके गए हैं वादे, और जो ये सिर्फ घर खड़े करके चले गए हैं बिजली के, अब वो ट्रांसमिशन और पहुंचाना और वो जो सारा तांबा झांबा है, ये भी तो कोई इनसे पूछे उसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, इसकी वजह से बिजली की शॉर्टफॉल है। तो ये क्या वाकई ऐसा ही है? 2 बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि हमने 5 साल ये सारे काम करके दिखाए। हमने 5 साल कीमतें कम दिखाई। ये मसनूई तरीके से, जैसे ये कहते हैं कि नहीं होती, अगर ये मसनूई तरीका है तो ये भी मसनूई तरीका इख्तियार करें और आवाम को रिलीफ दें। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, ये बुनियादी बात, वो उससे इसमें जिक्र नहीं हुआ। बुनियादी बात ये है कि जब गंदम हमारे दौर में तो मैक्सिमम जो है वो 95 लाख 96 लाख टन भी पैदा हुई। इनके दौर में ये 45 लाख टन पैदा हुई दूसरे साल, तो गंदम आदि से भी कम हुई। गंदम कम है, जरूरत पाकिस्तान की जरूरत जो है वो तकरीबन 60 लाख टन है। इन्होंने उस वक्त गंदम एक्सपोर्ट की, बरामद की मरकजी सिंध ने बरामद की, पंजाब ने बरामद की। चीनी किसने बरामद की? मरकजी हुकूमत ने बरामद की। तो जब चीनी और गंदम की कमी थी तो इन्होंने बरामद की। मसला उस वक्त हुआ जनाब, जो अभी तक सबल नहीं था। और हम कैसे सबले? एक सूबे में 4 फैक्ट्री जो है 5 चीफ फैक्ट्री तब्दील करते हैं, 6 IG तब्दील करते हैं। DC को कोई पता नहीं होता मैं इस वक्त हूँ तो सुबह हूँ या नहीं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का विजन बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी महमूद मौलवी साहब ने अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हकायक क्या है? अगर 40 रुपए फी किलो इन्होंने बैन अवी मार्केट से खरीदी जी, तो उस पे शिपमेंट का खर्चा, उस पे उतारना, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे सूबों में लेकर जाना, ये सारा खर्चा गोदाम में रखने का होगा। कैसे 40-42 रुपया हो जाएगी? इन्होंने बड़ी जल्दी ऐसी कैलकुलेशन की है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। तो ये लाइल मैं इस मामले पे गिरफ्त नहीं करता, लेकिन मामला जो समझते हैं इस तरह नहीं होता। दूसरी बात जी,
ने ज्यादा जोर प्रोपेगेंडे पे रखा। हाँ। इन्होंने ज्यादा जोर अपोजिशन को टारगेट किया। ये भूल गए कि जब लोग जाकर 50 रुपए वाली चीनी 115 रुपए खरीदेंगे तो इनका प्रोपेगेंडा जो है उसको कोई नहीं वक़्त देगा, बल्कि इनको उल्टा दुश्मनामतराजी करेंगे। जब आटा, अभी आप बता रहे हैं, ये मैं पिछले हफ्ते लाहौर गया, वहाँ उन्होंने बताया कि जी 15 किलो का आटे का तोड़ा और आटा भी बड़ी घटिया क्वालिटी का, मैं अभी बता रहा हूँ कि वो 1100 रुपए, वो तकरीबन 70 से ऊपर रुपए फी किलो पड़ता है, जहाँ लोग 100 रुपए किलो भी। अच्छा। इस तरह से बेरोजगारी, इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा मजीद बेरोजगार हो गए हैं बजाय नौकरियां देने के। तो वो जो इनके घरों में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो इनके ये प्रोपेगेंडे को कौन खरीदेगा? क्या झूठ बोलते हैं, लोग नहीं खरीद रहे और लोग तैयार हैं। अगर इन्हें वाकई कि हमने मुल्क की और कौम की खिदमत करनी है, खिदमत करते हमें कहते हैं कि जी ये जैसे वो आपने बताया है कि शहबाज भी कर लेता था, आज तो उनका कोई इसकी बात कर नहीं रहे। और क्यों करें वो, जब इमरान खान जो जितनी ज्यादा गालियां देता है, झूठ बोलता है, उसको कहता है ये मेरा चीता है, वो पंजाब का वजीर इत्तलात हो या वो जनाब शहबाज गिल हो या आपको मरकजी वजीर इत्तलात, कल उन्होंने जो वो जो अपना मुकदमा अपना गद्दारी का FIR कटाई है, वो कोई मुस्लिम लीग ने उनका काम है। इस हद तक तो ये लोग झूठ बोलते हैं। तो जब झूठ बोलना हो, जिम्मेदारी ना हो, लीडर उनका इस बात पर खुश हो कि ये झूठ बोल के गालियां दे रहे हैं अपोजिशन को, तो फिर काम कौन करेगा? फिर काम नहीं होता। ठीक है, ठीक है सिद्दीकुर साहब, मैं बस लास्टली आपसे जानना चाहूँगी महमूद मौलवी साहब, ये बंडल आइलैंड के मामले पे जो इशू क्रिएट हुआ है, ये क्या माजरा है? आज भी दोनों आज भी एक वफाकी वजीर और गवर्नर साहब एक बात कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे नहीं, आप कह रहे हैं हम ले लेंगे, ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है, एडवोकेट चाबोसो साहब कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आर्टिकल 197 और 172 के खिलाफ वर्जी है। आखिरकार व्हाट इज़ द इशू? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि देखिए बंडाल आइलैंड की जो आप बात कर रहे हैं, ये 2 आइलैंड्स की, एक तो इस पे जो मुजाहरे हो रहे हैं या जो मैं कहूँगा कि कुछ पार्टीज मिलके ये कह रही हैं कि देखिए यहाँ पे लोग फिशरमैन को हटाएंगे। देखिए इन दोनों आइलैंड्स पे इस वक्त कोई भी आदमी नहीं रह रहा। इनके ये बिल्कुल आइलैंड्स के ऊपर ना कोई एक मशेरा रहता है, ना कोई आदम और आदम की ज़ात। इसके ऊपर इस वक्त एक आइलैंड के ऊपर जो कि पहला वाला आइलैंड है जिसको बंडाल कहते हैं, उस पर कुत्ते रहते हैं, जिसको कहते हैं डॉग आइलैंड भी कहलाता है, ठीक है ना, कुत्ता आइलैंड भी कहलाता है। यहाँ पे देखें, अगर ये बनाने की बात कर रहे हैं तो ये सिंध का ही हिस्सा है। अगर यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी को नहीं दिया जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि हम इसको डेवलप करेंगे। अगर आज मैं कहूँ हैदराबाद और कराची के बीच के ज़मीन को कोई डेवलप कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? देखें, कोई ना कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, ना किसी को दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक शहर बसा लें, और शहर बसाने में इसमें बुराई क्या है? आप मुझे बताएं। हाँ, अगर कुछ लोग रह रहे होते हैं, उनको जो है अपने घरों से बेदखल किया जाता तो मैं खुद उनके साथ देता कि हाँ जी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इनको हटा के कोई और दूसरे लोगों को ला रहे हैं। ये गलत फहमी लोग दूर कर दें कि इन आइलैंड्स के ऊपर इस वक्त ना आदम की ज़ात रहती है। ये मेरे भाई वहाँ बैठे हैं, ये खुद इनसे आप पूछ लें कि वहाँ पे इस वक्त तक कोई आदमी नहीं रह रहे। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगी। लियाकत, व्हाट इज़ द इशू ये बंडल आइलैंड पे इतना ज़्यादा क्यों आप लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं? ट्विटर पे भी लड़ाई पहुँच चुकी है, और ये जो इस ऑर्डिनेंस आइन के मुताबिक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये दरख्वास्त गुजार ने भी आज एक दरख्वास्त दायर कर दी है इस हवाले से भी, और वो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जी देखें, वफाक का काम है कि सूबों को इख्तियार दे, अपने अपने हदूद में रहकर काम करें, लेकिन ये हमेशा शोशा छोड़ते रहते हैं, ना इनको ना आइलैंड में काम करना है ना कुछ करना है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को परेशान करने के लिए, सिंध गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि कराची में जितने मसाइल पहले पैदा किए गए MQM के साथ मिलकर, अब उससे जब हम निकल आए
तो ये दूसरा शोशा छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ नफ़रतें फैलाते हैं। वफाक का काम नहीं है नफ़रतें फैलाना, क्योंकि ये जो ज़मीन लैंड है ये सिंध हुकूमत की है। आपको कोई अगर बनाना है तो पहले सिंध हुकूमत से आप इजाज़त लें, उनसे बैठ कर बात करें। अगर जो चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर होंगी हम भी साथ चलेंगे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो सिर्फ वो इस्लामाबाद का नहीं है, वो सिंध का भी है। सिंध की हुकूमत से उसको बात करना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा हम बिल्कुल साथ हैं उनके। देखिए मैं इस पर एक बात कहूँगा कि देखिए सिंध की हुकूमत से बाकायदा एनओसी लिया गया है, सिंध की हुकूमत ऑन बोर्ड थी, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में खुद बैठा था। सिंध की हुकूमत ऑन बोर्ड है। बाद में हुआ ये है कि ये एक कुछ अलग, मुझे समझ में नहीं पड़ रहा ये कौन लोग हैं जो कि गलत तासुब फैला रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी हमारे साथ, क्योंकि उसकी वजह कि वो खुद देख रहे थे एक तरक्की हो रही है और उनको खुद पता है, हमारे जो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर है, कि वहाँ पे कोई नहीं रह रहे। अब यहाँ पे लोग जलसे जुलूस लेके आ रहे हैं कि जी वहाँ पे लोगों को बेघर कर रहे हैं। देखें आइलैंड्स और इन दो आइलैंड में बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। ये दोनों जजीरे बिल्कुल खाली है, लोगों को गलत उकसाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी उकसा रही है, कुछ लोग उसको उकसा रहे हैं कि जी ये जजीरों की बात कर रहे हैं। देखिए ये कोई एनओसी नहीं दी गई है, ये कहा गया है कि इसका यहाँ पर हॉस्पिटल बेहतरी के लिए अगर कोई काम कर सकते हैं, कोई एनजीओज है, कोई भी इदारा है, तो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। इसमें कोई एनओसी नहीं है कि वफाक आके इसको कंट्रोल करे, वफाक आके यहाँ पर आइलैंड बनाए, सिंध हुकूमत को बिल्कुल साइड में करके ना सिंध हुकूमत से पूछे ना उससे। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपका, बहुत शुक्रिया लियाकत अस्कानी साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।